डायबिटीज़ यानी मधुमेह एक जीवन पर्यंत चलने वाला रोग है, पर खास तौर से ये रोग हमारे देश में बदलती जीवन शैली के कारण तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। डायबिटीज़ का मतलब होता है खून में शुगर का बढ़ जाना। एक सामान्य व्यक्ति के अंदर खाली पेट शुगर 99 से नीचे यानी 99 से नीचे और खाना खाने के बाद 139 या 140 से नीचे होता है। अगर आपका शुगर खाली पेट 100 से 125 के बीच में आएगा तो हम आपको कहेंगे कि आपको डायबिटीज़ की शुरुआत हो रही है या प्री डायबिटीज़ है। पर अगर खाली पेट शुगर आपका 126 से ऊपर आ गया तो आपको डायबिटीज़ की संज्ञा दे दी जाती है। इसी तरह से खाना खाने के बाद या ग्लूकोज पीने के बाद अगर आपका शुगर 140 और 199 के बीच में है तो हम आपको कहेंगे कि आपको शुरुआत है। पर अगर आपका शुगर 200 से ऊपर आ गया तो हम आपको कहेंगे कि आपको डायबिटीज़ की अवस्था हो गई है। हमारे शरीर में शुगर का क्या काम है? शुगर हमारे शरीर में ऊर्जा देती है या एनर्जी का सोर्स है। हम जो भी खाते हैं अंदर जाकर के पच के ग्लूकोज में बदलता है और ग्लूकोज हमारे शरीर में एनर्जी का एक महत्वपूर्ण सोर्स है। अगर ग्लूकोज या शुगर कम पड़ जाए तो हमारा शरीर नहीं चलता। डायबिटीज़ में ये शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और चूँकि एक सीमा से ऊपर हो जाता है तो ये बढ़ी हुई शुगर डायबिटीज़ के रूप में प्रकट होती है। अब ये देखना ज़रूरी है कि शुगर का नॉर्मल कंट्रोल कैसे होता है। जब भी हम खाना खाने लगते हैं, जैसे हमारे शरीर में शुगर का खाने का पाचन होता है, शुगर का स्तर बढ़ने लगता है। इस शुगर को सामान्य स्तर में रखने के लिए जैसे हमने खाना शुरू किया, पेट के मध्य भाग में एक ग्रंथि होती है जिसे कहते हैं अग्नाशय या पैनक्रियाज। इस पैनक्रियाज ग्रंथि में से जैसे शुगर बढ़ा, इंसुलिन नाम का रस निकला और ये इंसुलिन हमारे शुगर को ऊपर नहीं बढ़ने देता है, स्थिर रखता है या कंट्रोल रखता है। शरीर में अगर इंसुलिन बनना कम हो जाए या इंसुलिन की कार्य क्षमता कम हो जाए तो डायबिटीज़ रोग धीरे धीरे प्रकट होता है। पर मोटे तौर पे इस डायबिटीज़ को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, टाइप 1 डायबिटीज़। छोटे बच्चे या युवा हमारे पास आएंगे कि हमें अचानक कमज़ोरी आ रही है, प्यास लगने लगी, पेशाब बार आती है, भूख लगने लगी, अच्छा खाते पीते भी या ज़्यादा खाते पीते भी आपका वज़न कम होने लगता है और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई है। कई बार ये लोग बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ने के कारण गंभीर अवस्था में आते हैं, जैसे कहते हैं डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस। तो इन बच्चों में जो डायबिटीज़ होती है आम तौर पे पारिवारिक रूप से नहीं पाई जाती, खानदानी रूप से नहीं पाई जाती। इनके पैनक्रियाज ग्रंथि में एक प्रकार का वायरस लग जाता है या कुछ जटिल आनुवंशिक कारण होते हैं जिस कारण से इन बच्चों में डायबिटीज़ आती है। तो मैंने बताया इन बच्चों में शुरुआत से लक्षण होते हैं। इस बीमारी को पहचानना आसान है, लेकिन चूँकि इन बच्चों में डायबिटीज़ होने के समय ही इंसुलिन का स्तर बहुत गिर जाता है, इनके शरीर में इंसुलिन बनना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो इनको इलाज करने के लिए जीवन पर्यंत इंसुलिन लेना आवश्यक होता है। ये बड़ी विषम परिस्थिति होती है पेशेंट को और उनके परिवार को समझाने के लिए कि इन छोटे बच्चों में या इन युवाओं में डायबिटीज़ में इंसुलिन का देना ज़रूरी होता है। पर यह सच्चाई है कि इन बच्चों की या इन युवाओं की बीमारी बिना इंसुलिन के कंट्रोल नहीं हो पाती। दुनिया भर में इन बच्चों के लिए एक ही उपाय है। इसमें कोई संशय नहीं है कि दुनिया में जिस तरह से आविष्कार हो रहे हैं, साइंस प्रोग्रेस कर रही है। 1922 में जब इंसुलिन का आविष्कार हुआ था तो इंसुलिन बहुत ही साधारण किस्म की थी, पर उस समय से भी जो बच्चे इंसुलिन ले रहे हैं आज उनमें से कई लोग जिंदा हैं। तो इंसुलिन एक तरह का वरदान है और इंसुलिन लेने में और इंसुलिन के प्रकार में भी कई तरह के नए नए चमत्कारिक आविष्कार हो रहे हैं। और आने वाले समय में इंसुलिन की टैबलेट्स, इंसुलिन को सूंघने वाला स्प्रे, इंसुलिन पंप, कई नए नए साधन हैं जो कि इन बच्चों में, युवाओं में डायबिटीज़ का इलाज करना बहुत आसान बना देंगे। पर इन बच्चों में इंसुलिन की ज़रूरत होती है। इसके विपरीत टाइप 2 डायबिटीज़, जो कि कुल डायबिटिक रोगियों में से 95% रोगियों में टाइप 2 डायबिटीज़ पाई जाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ एक ऐसी रोग है जो कि कॉमन है और हमारे जीवन शैली में परिवर्तन होने से ये रोग बढ़ता जा रहा है। इसके क्या कारण है? टाइप 2 डायबिटीज़ होने के प्रमुख कारणों में है इस बीमारी का परिवार में पाया जाना या आनुवंशिक होना, हेरिडिटी होना। टाइप 2 डायबिटीज़ बढ़ने का और होने का प्रमुख कारण है हमारी जीवन शैली में बदलाव। जो हमारी वर्तमान जीवन शैली है, जैसे पाश्चात्य जीवन शैली हम बोलते हैं, हम धीरे धीरे उसे अपना रहे हैं और इस जीवन शैली के बदलाव के कारण न सिर्फ डायबिटीज़ बल्कि ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की बीमारियां, पैरालिसिस, किडनी की बीमारियां, इन सब की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि डायबिटीज़ को होने से रोका जा सकता है। अगर आपके परिवार में डायबिटीज़ है और अगर आप शुरू से सजग हैं, अगर आपका वज़न संतुलित रखते हैं, रोज़ाना व्यायाम करते हैं, खान पान में शुरू से ध्यान देते हैं,
अच्छी नींद निकालते हैं और खुश रहते हैं, तो डायबिटीज़ होने की संभावना को काफ़ी हद तक आप कम कर सकते हैं। तीसरे प्रकार की डायबिटीज़ है प्रेगनेंसी डायबिटीज़ यानी जेस्टेशन डायबिटीज़ मेलाइटस। अगर गर्भावस्था के दौरान शुगर बढ़े होने का पता चलता है तो इसे कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस या GDM। ये एक विशेष प्रकार की डायबिटीज़ है, विशेष परिस्थितियों में पैदा होती है। इसके जांच करने के जो लक्ष्य हैं वो अलग तरह के होते हैं और कंट्रोल करने के लक्ष्य अलग होते हैं, और ये एक अलग तरह की डायबिटीज़ है। इस पर चर्चा करें कि डायबिटीज़ के लक्षण क्या है, कैसे मालूम पड़ेगा कि आपको डायबिटीज़ हुई है। यहाँ ये मैं बताना चाहूँगा कि टाइप 1 डायबिटीज़, जैसे हमने कहा, टाइप 1 डायबिटीज़ के लक्षण पहले दिन से आते हैं। प्यास लगना, पेशाब लगना, भूख लगना, वज़न कम होना, कमज़ोरी आ जाना या कीटोसिस नामक गंभीर अवस्था में इन बच्चों या युवाओं का आ जाना स्पष्ट मालूम चल जाता है कि आपको डायबिटीज़ हुई है और भारी वाली डायबिटीज़ हुई है। इसके विपरीत टाइप 2 डायबिटीज़ में ये जानना ज़रूरी है कि लगभग आधे लोगों को डायबिटीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होता, यानी 50% लोगों में डायबिटीज़ के कोई लक्षण नहीं होते। आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि कोई आपको चेकअप करवाना है, आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया, जांच करें तो डायबिटीज़ निकल आई। आपने रूटीन हेल्थ चेकअप कराया तो आपको ताज़ुब हुआ कि मुझे शुगर आ गई। आपको कोई ऑपरेशन अपेंडिसेक्टमी करवाना है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है, या कोई आप ICU में भर्ती हो हार्ट अटैक के लिए या किसी और चीज़ के लिए, तब अनायास बढ़ी हुई डायबिटीज़ या शुगर का तब पता चलता है। यानी 50% लोगों में ऊपरी तौर पे पता ही नहीं होता कि उन्हें डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ के लक्षण कब आते हैं? टाइप 2 डायबिटीज़ में डायबिटीज़ के लक्षण तब आते हैं जबकि लंबे समय तक डायबिटीज़ होने के बाद भी आपको पता नहीं चला, और या तो आपका शुगर स्तर बहुत बढ़ गया, यानी अगर आपकी शुगर लगातार 200-250 से ऊपर आ रही है, तब जाकर के आपको प्यास लगना, पेशाब लगना, भूख ज़्यादा लगना, वज़न कम होना और कमज़ोरी आना, ये लक्षण आने लगते हैं। या फिर लंबे टाइम तक डायबिटीज़ होने के बाद आपको पता नहीं चला लेकिन जटिलताएं शरीर में पैदा होगी। ये जानना ज़रूरी है कि जिस दिन आपको डायबिटीज़ हुई, 4 में से 1 व्यक्ति को डायबिटीज़ जनित जटिलताएं यानी जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस है उसकी शुरुआत हो चुकी होती है और आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं होता। डायबिटीज़ की जटिलताएं यानी डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस यानी एकदम पैदा होने वाले कॉम्प्लिकेशंस जो कि आपको गंभीर अवस्था में पहुंचा सकते हैं, और क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस यानी दीर्घकालीन जटिलताएं, लंबे टाइम तक डायबिटीज़ होने के कारण होने वाली जटिलताएं। एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस यानी जब शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो बढ़ी हुई शुगर डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस नाम की अवस्था को पैदा करती है। टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों में या कई बार बड़ी उम्र वाली डायबिटीज़ में भी ये डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस नाम की अवस्था होती है। डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस अवस्था में आपका शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कीटोन अम्ल या कीटोन एसिड शरीर में पैदा हो जाते हैं, जिसके कारण न सिर्फ प्यास लगना, पेशाब लगना, भूख लगना, वज़न घटना, बल्कि आप एकदम सिक अनुभव करते हैं, बीमार अनुभव करते हैं, उल्टियाँ होती है, कमज़ोरी आती है, आप धीरे धीरे सुस्त होते जाते हैं और कई बार मूर्छित अवस्था आ जाती है और कोमा में चले जाते हैं। तो 200, 300, 400 शुगर आपकी बराबर बनी हुई है तो एक कीटोसिस नामक की अवस्था आती है जिसे टाला जा सकता है। जब भी आपका शुगर 200, 300 से ज़्यादा बराबर बना हुआ है, ख़ास तौर से तब जबकि आप किसी और रोग से ग्रसित हैं, आपको कोई मौसमी बीमारी हुई या ऑपरेशन के दौरान या किसी भी अन्य गंभीर अवस्था में अगर आपका शुगर लगातार 200-300 से ज़्यादा है, तब हम कीटोन्स नाम की एक जो है केमिकल पेशाब में या ब्लड में जांच करके देखते हैं कि आपको कीटोसिस तो नहीं हो गया। कीटोसिस अवस्था आते ही हम आपको उपचार करते हैं, कुछ IV फ्लूइड्स, इंसुलिन और एक विशेष उपचार होता है, और इस अवस्था से हम आपको निकाल के लाते हैं। पर अगर ये अवस्था बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो जीवन के लिए खतरा हो जाता है। इसके विपरीत जो डायबिटीज़ की क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस है उन पे ध्यान देना भी ज़रूरी है। डायबिटीज़ को इसके कॉम्प्लिकेशंस के नाम से ही जाना जाता है, और जब डायबिटीज़ लंबे समय तक बढ़ी रहती है, जैसा मैंने पहले चर्चा की कि डायबिटीज़ साइलेंट किलर है, ऊपरी तौर पे कोई लक्षण नहीं आते और लोग इसी धोखे में रहते हैं कि मुझे तो तकलीफ़ है ही नहीं, मुझे कोई लक्षण नहीं आते, घाव भी भरता है, मैं खाना भी खाता हूँ, मुझे प्यास भी नहीं लगती है और मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। जबकि शुगर लंबे टाइम से बढ़ी हुई आपको कोई तकलीफ़ पैदा नहीं होने देती और लंबे टाइम तक डायबिटीज़ होने से या शुगर बढ़ने से जटिलताओं की शुरुआत होती है, उसके भी ऊपरी तौर पे कोई लक्षण नहीं होते। तो डायबिटीज़ की लक्षण, जटिलताओं के लक्षण क्या क्या है या डायबिटीज़ की जटिलताएँ क्या क्या होती है? डायबिटीज़ की जटिलताएँ खास तौर से डायबिटीज़ का हृदय पे प्रभाव,
यानी हार्ट की बीमारी पैदा होना, दिमाग के ऊपर इसका असर आना, किडनी पे असर आना, आँखों पे असर आना, शरीर की नसों पे असर आना, जैसे कहते हैं न्यूरोपैथी। और इस न्यूरोपैथी के कई प्रकार के टाइप्स होते हैं। फिर उसके बाद पैरों पे असर आना, यौन समस्याएं आना, डायबिटीज़ के कारण शरीर में बार बार संक्रमण होना, इन्फेक्शन होना, ये प्रमुख तौर से है। चूँकि डायबिटीज़ में ऊपरी तौर पे लक्षण नहीं आते, तो समय समय पे जांच करना और जटिलताओं को प्रारंभिक अवस्था में पकड़ना और इन्हें होने से रोकना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। डायबिटीज़ में यूँ तो कई प्रकार की जाँचें होती है। मैं कहूँगा कि सबसे पहले शुगर की जाँच। शुगर की जाँच, खाली पेट शुगर की जाँच जैसे बोलते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर, पीपी ब्लड शुगर यानी खाना खाने के 2 घंटे बाद शुगर करना, HbA1c 3 महीने का एवरेज शुगर करना, ये शुगर की जांच खास तौर से होती है। इनके अलग अलग लक्ष्य होते हैं। जैसे खाली पेट शुगर आप का लक्ष्य होता है 80 से 120 शुगर आपका रहना। खाने के बाद आपका शुगर का लक्ष्य है 140 से 150-60। एक जांच होती है जिसे बोलते हैं HbA1c। इस HbA1c जांच में पिछले 3 महीने का हम एक औसत निकाल देते हैं और ये औसत या HbA1c आपका होना चाहिए 6.5 के आसपास या अधिक से अधिक 7। अन्य जो जांचें हैं उनमें खास तौर से ब्लड प्रेशर की जांच। जब भी आप डॉक्टर के पास आते हैं, हम आपको ब्लड प्रेशर चेक करके बताते हैं कि आपका लक्ष्य के अनुरूप है या नहीं। लक्ष्य का मतलब 130 ऊपर वाला, 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी नीचे वाला, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल या लिपिड जांच जो कि शुरुआत में कराई जाती है और साल में एक बार कराई जाती है। लेकिन अगर आप ब्लड प्रेशर कम करने की आपको डॉक्टर ने दवा लिखी है, तो डॉक्टर के कहे अनुसार आमतौर पे 3-4 महीने में हम आपका लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल की जांच करके ये सुनिश्चित करते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल लक्ष्य के अनुरूप है या नहीं। इसके अलावा आँखों के पर्दे की जांच जो साल में एक बार होती है। शुरुआत में होने के अलावा साल में एक बार हम ये सुनिश्चित करते हैं कि रेटिना के ऊपर, आँख के पर्दे के ऊपर कोई जटिलता तो नहीं आई है। फिर आता है किडनी की जाँच, यानी किडनी की जाँचों को प्रारंभिक अवस्था में पकड़ना। यूरिन माइक्रो एल्बुमिन और ब्लड में कुछ खास जांचें करके हम ये देखते हैं कि आपको किडनी में असर तो नहीं आ रहा है, और अगर आ रहा है तो उसका इलाज किया जाएगा। इसके अलावा पैरों की जांच, साल में एक बार पैरों के नस और खून की नलियों की हम जांच करते हैं, जिसे बोलते हैं डायबिटिक फुट असेसमेंट। डायबिटीज़ का उपचार यानी डायबिटीज़ का मैनेजमेंट 4 स्तंभों पर आधारित है। सबसे पहला है डायबिटीज़ में खान पान में ध्यान रखना या डायबिटीज़ और भोजन, डाइट। नंबर 2 व्यायाम। नंबर 3 दवाइयाँ जिसमें गोलियाँ और इंसुलिन सम्मिलित है। और चौथा है समय समय पर जांच करना। डायबिटीज़ में खाने के बारे में कई प्रकार की भ्रांतियाँ हैं, कई प्रकार के प्रश्न आपके होते हैं, तो हम इस पर विस्तृत से चर्चा करेंगे। पहले मैं बताना देना चाहता हूँ कि डायबिटिक व्यक्ति का भोजन कोई अलग से स्पेशल भोजन नहीं होता, डायबिटिक डाइट, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये जो छोटी मोटी बातें जो हम आपको बताना चाहते हैं उन पे अगर आप ध्यान देंगे और आपका परिवार भी अगर वो खाना खाएगा, तो उन्हें न सिर्फ डायबिटीज़ बल्कि अन्य जो बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, इन सब से भी बचाव करना संभव हो पाएगा। यानी आपका खाना एक आदर्श खाने की जैसा है, जिसे हर व्यक्ति को और आपके परिवार के हर सदस्य को खाना चाहिए। तो डायबिटीज़ में ऐसी क्या चीज़ है जिसे हम नहीं खाएं, जिसे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए? डायबिटीज़ में एक चीज़ है जिसका उपयोग करना ठीक नहीं होगा, वो है सीधा सीधा मीठे का इस्तेमाल, यानी शक्कर, गुड़, मिठाई, शहद, शरबत। इसका इस्तेमाल अगर आप करते रहेंगे तो आपकी शुगर बढ़ी हुई रहेगी। मानव स्वभाव है, कई बार मीठा खाने की इच्छा होती है। उसके लिए तरीका ये है कि या तो आप थोड़ा सा चख लें, या फिर त्योहारों पे, विशिष्ट मौके पे अगर आपको मीठा खाने की इच्छा है तो बाज़ार में जो केमिकल्स हैं, जो जैसे शुगर फ्री, इक्वल, कई नाम से जाना जाता है, इन्हें आप अपने पेय पदार्थ में डाल लें, चाय, दूध, कॉफ़ी में डाल लें और मीठा कर सकते हैं। सीमित मात्रा में अगर इनका उपयोग किया जाए तो कोई नुकसान नहीं होता, पर ज़्यादा मात्रा में इसको उपयोग करने से बचें। कभी कभी इन केमिकल्स को डाल करके आप अपने लिए मिठाइयाँ भी बना सकते हैं, पर इनका इस्तेमाल कम से कम किया जाए। खाने में हम आपको बार बार सलाह देते हैं कि खाने में खूब सारा सलाद खाएं, रेशे वाली चीज़ें खाएं। इसके क्या फ़ायदे हैं? रेशे वाली चीज़ों के उदाहरण है, अच्छा, इनके फ़ायदे ये हैं कि जितना खाने में रेशा और छिलका अगर आपके जाएगा तो आपकी शुगर को कंट्रोल करेगा। तो शुगर कंट्रोल करने में, कोलेस्ट्रॉल कम करने में बहुत फ़ायदा करता है।
आप रेशा ज़्यादा खाएंगे तो पेट जल्दी भर जाएगा, भूख कम लगेगी, आपको वज़न घटाने में मदद करेगी और उसके अलावा कब्ज़ की शिकायत नहीं रहेगी। तो रेशेदार खाने के उदाहरण है बहुत सारा सलाद खाना, सलाद के रूप में ककड़ी, टमाटर, मूली, पत्ता गोभी, गाजर ये सब खा सकते हैं। छिलके वाली दालों का इस्तेमाल करना, मोटे आटे की चपाती बनाना, मिस्सी आटा बनाएं जैसे गेहूँ जौ चने का आटा बनाएं। वसा का उपयोग या चर्बी का उपयोग या तेल घी का उपयोग का खाने में कम से कम हो, क्योंकि ये सब हार्ट के लिए घातक है और डायबिटीज़ व्यक्तियों में कोलेस्ट्रॉल वैसे भी थोड़ा बढ़ा हुआ मिलता है। दिन भर में लगभग 10 से 15 ग्राम तेल आप काम में लें सब्जियों बनाने में और करीब 5 से 10 ग्राम घी आप काम में ले सकते हैं। अब तेल कौन सा काम में लें? तेल आप जो भी काम में लें कम मात्रा में लें, जैसे बदल बदल के काम में लें। सरसों का तेल ले लिया, तिल्ली का तेल ले लिया, सफोला ऑयल हो गया, बिनोला का तेल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, ये सब तेल आप काम में ले सकते हैं। खाना टुकड़े टुकड़े में खाना चाहिए। एक साथ आप जितना खाना खाएंगे, खाने के बाद आपकी शुगर उतनी ही अनुपात में बढ़ेगी। सामान्य आदमी में कितना भी खाना एक साथ खा ले, हमारे शरीर में अथाह इंसुलिन का लेवल है जो कि शुगर को बढ़ने नहीं देगा। पर चूंकि आपके शरीर में इंसुलिन का स्तर सीमित है, आप जितना खाना खाएंगे उस अनुपात में आपकी शुगर बढ़ती जाएगी। तो खाने को 3-4 भागों में बांटें, जैसे सुबह 8-9 बजे आप खाना खाएं या नाश्ता करें। दोपहर में आप 12 से 1-2 बजे के बीच में जब भी दोपहर का खाना खाते हैं, शाम का खाना 6-7-8 बजे जब भी आप खाते हैं। इसके बीच में अगर आप शाम को चाय लेते हैं, चाय के साथ थोड़ा नाश्ता कर लें, चने, मुरमुरे, भुने हुए चने या बिस्किट्स जो मल्टीग्रेन आटे के बिस्किट्स आते हैं। रात के समय आप दूध ले सकते हैं 200 से 400-500 ग्राम, जो कि नॉर्मल आदमी दूध लेता है। और चूँकि दूध एक अच्छा स्रोत है प्रोटीन का, खास तौर से शाकाहारियों के लिए, तो दूध का सेवन अवश्य कर रहे हैं। उसे दूध, दही, छाछ किसी भी रूप से आप काम में लें। गाय का दूध काम में लें और अगर बाहर से डेयरी से दूध ला रहे हैं तो लो फैट वाला या ज़ीरो फैट वाला दूध आप इस्तेमाल करें। डायबिटिक व्यक्ति सारे फल खा सकता है 2-4 फलों को छोड़ के। हम फल को इसलिए लिमिट करना चाहते हैं कि कुछ फलों में एकदम जल्दी से पचने वाली शुगर होती है। तो जो एकदम मीठे फल हैं, जैसे जिनसे जल्दी शुगर बढ़ता है, पाइनएप्पल हुआ, सीताफल हुआ या तरबूज हुआ, इनका सेवन कम करें। अन्य कोई भी फल आप अपने डाइटिशियन के कहे अनुसार 60, 70, 80 ग्राम के लगभग खा सकते हैं। यानी एक मीडियम साइज़ का एप्पल, कभी संतरा, कभी मौसमी, कभी अमरूद इत्यादि काम में ले सकते हैं। अंगूर, आम, चीकू, केला भी खा सकते हैं सीमित मात्रा में, जैसे छोटा केला खा लें या आधा केला खा लें। इस तरह से आप सारे फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर फल का रस के इस्तेमाल से बचें। ड्राई फ्रूट्स या सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स और सूखे मेवे कुछ विशिष्ट प्रकार की ऑयल्स होते हैं, चर्बी होती है जो कि फ़ायदा करती है। तो दिन भर में आप 10-15 ग्राम बादाम यानी 8-10 बादाम काम में ले सकते हैं। उसके बदले कभी पिस्ता ले लिया 10-12, कभी 2 अखरोट काम में ले लिए। पर जो अन्य ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे किशमिश है, काजू है, इनका सेवन नहीं करें, कम करें। मांसाहारी भोजन भी कर सकते हैं, पर मांसाहारी भोजन की अपेक्षा शाकाहारी भोजन आपके शरीर में चर्बी कम पैदा करेगा, कम कैलोरी जाएगी। मांसाहारी भोजन में भी खास तौर से रेड मीट और जो अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, उनका सेवन कम से कम करें। उसमें चर्बी ज़्यादा होती है। उसके बदले चिकन का उपयोग करें तो उसे आप रोस्टेड चिकन या इस तरह से बनाएं कि उसमें कम से कम तेल घी का इस्तेमाल हो। फ़िश खाएं, रोस्टेड फ़िश या कम से कम तेल घी में बनी हुई फ़िश। अगर एग काम में ले रहे हैं तो एग वाइट काम में लें। एग यॉक जो है पीला भाग, उसके अंदर ज़्यादा चर्बी होती है। एग वाइट आप दिन भर में काम में ले सकते हैं। मदिरा पान या शराब का सेवन कम से कम करें, क्योंकि शराब में भी कैलोरीज होती है। तो आप देख लें कि कितना आप शराब पी रहे हैं, कम से कम करें। सप्ताह में 1 आध बार सोशल ड्रिंक्स के रूप में 15-20 ग्राम आप शराब काम में लें। धूम्रपान और तंबाकू के इस्तेमाल से बिल्कुल बचें। ये आपके हृदय के लिए, खास तौर से पैरों की नसों के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। अन्य जो दवाइयाँ हैं कुछ खाने में जिनका काफ़ी प्रचलन है, मेथी दाना, ग्वारफली, इनका इस्तेमाल आप काफ़ी मात्रा में करिए। मेथी दाना का पाउडर काम में ले लें, मेथी दाना की सब्ज़ी बना लें और करेला भी खाएं, पर जो तेल घी में कम से कम बने वो सब आप भोजन काम में लें। रोल ऑफ एक्सरसाइज इन डायबिटीज़।
डायबिटीज़ में व्यायाम के कई तरह के फ़ायदे हैं। व्यायाम करने से आपकी शुगर का लेवल कम आएगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा, कोलेस्ट्रॉल कम होगा, आपका हार्ट सुरक्षित रहेगा, आप फिज़िकली फिट रहेंगे, प्लस आप खुश रहेंगे। व्यायाम करने का समय है, सबसे अच्छा समय है सुबह सुबह खाली पेट, या अगर आपको सुबह समय नहीं मिलता तो शाम को खाना खाने से पहले। व्यायाम कैसा हो? व्यायाम आपकी पसंद का हो, व्यायाम आपकी शारीरिक क्षमता के अनुरूप हो। मोटे तौर पे अगर आप फिट हैं तो आपको रोज़ाना 30 से 40 मिनट पैदल चलना बहुत अच्छा व्यायाम है। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त या इसके विकल्प में आप रोज़ाना साइकिल चलाना, जॉगिंग करना, रस्सी कूदना, स्विमिंग करना, डांस करना, एरोबिक्स करना, ये सब आपकी चॉइस के अनुसार आप व्यायाम कर सकते हैं। व्यायाम करते समय कुछ चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है। व्यायाम करते समय आप अच्छे किस्म के, अच्छी फिटिंग वाले जूते पहन के व्यायाम करें। खूब पानी पहले पी लें, शरीर में पानी की कमी ना हो। और व्यायाम करते समय अगर आपको कोई भी तकलीफ़ होती है, जैसे सांस चलती है, छाती में दर्द होता है, या शुगर कम होने बढ़ने के लक्षण आते हैं, तो डॉक्टर से अवश्य पूछें ताकि कुछ दवाइयों में परिवर्तन किया जा सके। व्यायाम करते समय अगर आपको ज़्यादा भूख लगने का या कुछ कमज़ोरी का अनुभव होता है तो थोड़ा सा नाश्ता करके आप व्यायाम करें। और व्यायाम करते समय जैसे मैंने बताया कि अगर सांस चले, घबराहट हो, छाती में दर्द हो, तो आपको हार्ट के चेकअप की ज़रूरत हो सकती है। वो अपने चिकित्सक से ज़रूर चर्चा करें। व्यायाम निश्चित समय पर ही करें, हमेशा एक ही समय पर व्यायाम करें। और व्यायाम करने में, खाने में और दवाइयों में तालमेल, सामंजस्य बनाए रखना ज़रूरी है, ताकि अनायास आपका शुगर ना तो बढ़े ना घटे। मधुमेह के उपचार में 2 प्रकार की दवाइयाँ काम में ली जाती है, एक तो टैबलेट्स या गोलियाँ और दूसरा इंसुलिन। टैबलेट्स कई प्रकार की होती हैं, दवाइयाँ कई प्रकार की नई दवाइयाँ आजकल उपलब्ध हो रही है। तो डॉक्टर आपकी दवाइयों के बारे में चयन जब करता है तो कई तरह की दिमाग में हम अवस्थाएं रखते हैं। आपको कितने समय से डायबिटीज़ है, कितनी डायबिटीज़ है, आपको हृदय रोग है, किडनी की बीमारी है, कोई अन्य विशिष्ट परिस्थिति तो नहीं है, ये सब सोच के आपको दवा दी जाती है। हर व्यक्ति के लिए जो दवा का चयन होता है वो डॉक्टर की सूझबूझ से होता है, और समय समय पे इन दवाइयों में बदलाव करना ज़रूरी होता है। दवाइयाँ कई प्रकार से काम करती है। कुछ दवाइयाँ आपके शरीर में इंसुलिन को स्रावित करने में मदद करती है, कुछ दवाइयाँ भोजन के पाचन को कम करती है, कुछ दवाइयाँ बचे हुए रस को अच्छी तरह से काम में ले पाएँ इसके लिए काम करती है, कुछ दवाइयाँ किडनी में से शुगर को निकालती है। तो हम ये सोच करके कि आपको किस प्रकार की दवा है, कई बार एक दवा या कुछ दवाइयों का मिश्रण को काम में लेते हैं, और समय समय पे ज़रूरत के अनुसार इनमें बदलाव करके आपकी शुगर को कम करने में कामयाब होते हैं। इसके अलावा जब इंसुलिन की ज़रूरत आती है तो इंसुलिन किन लोगों को ज़रूरत पड़ती है? पहली बात, टाइप 1 डायबिटिक बच्चों में सिर्फ इंसुलिन ही काम में ली जाती है, पर आजकल कुछ ऐसे अनुसंधान हुए हैं जिससे पता चला है कि इंसुलिन के अलावा कुछ दवाइयाँ भी हम टाइप 1 डायबिटिक में या छोटे उम्र में, कम उम्र वाले लोगों को देते हैं, और इंसुलिन और गोलियों के सामंजस्य से हम कंट्रोल करते हैं। बड़ी उम्र की डायबिटीज़ में इंसुलिन का उपयोग किन परिस्थितियों में होता है? नंबर 1, जब आपकी गोलियां काम नहीं कर पाती, यानी मैक्सिमम गोली देने के बाद भी अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं आता है तो डॉक्टर आपको इंसुलिन की सलाह देता है। कई बार इंसुलिन टेम्परेरी रूप में काम में लिया जाता है, कुछ समय के लिए काम में लिया जाता है। जैसे आपको प्रेगनेंसी के दौरान इंसुलिन काम में लिया जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान इंसुलिन बहुत सेफ़ होता है, बच्चे और माँ की सुरक्षा के लिए इंसुलिन दिया जाता है, और जैसे डिलीवरी हुई, बच्चा बाहर हुआ, हम इंसुलिन की दवा को कई बार बंद कर पाते हैं। इसके अलावा आप गोली पे अच्छा भी कंट्रोल है, गोली लेते हो आप बहुत अच्छा कंट्रोल आ रहा है, पर अगर आप कोई गंभीर अवस्था से पीड़ित हुए हैं, जैसे हार्ट अटैक हुआ है, कोई ऑपरेशन करवाया है, या कोई भी गंभीर अवस्था से आप अस्पताल में भर्ती हुए हैं, तो कुछ समय के लिए आपको इंसुलिन दिया जाता है, और इंसुलिन दे करके आपको हम ठीक रखते हैं, और जैसे आपकी ये गंभीर अवस्था ठीक हुई, हम आपको वापस इंसुलिन मत करके गोलियों पे ले आते हैं। तो ये सोचना कि इंसुलिन एक बार लगा दिया तो ज़िंदगी भर चलेगा या इंसुलिन की आदत पड़ जाएगी, ये सर्वथा असत्य है। इंसुलिन के बारे में कई प्रकार की गलत धारणाएं हैं, कई प्रकार की मिथ्याएं हैं, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो ये कि इंसुलिन की आदत नहीं पड़ती। इंसुलिन एक तरह की दवा है, जैसे गोली का असर कुछ समय रहता है, इंसुलिन का असर भी शरीर में कुछ घंटों के लिए रहता है। पर अगर आपके शरीर में इंसुलिन बनना बिल्कुल बंद हो गया
तो फिर इंसुलिन लेना ही पड़ेगा। मैं आपको उदाहरण दूं कि टाइप 2 डायबिटीज़ में कई बार गोलियां खाते खाते आपका जब शरीर में कंट्रोल शुगर का अच्छा नहीं आता है तो डॉक्टर आपको इंसुलिन देने की सलाह देता है। ये जानना लेना ज़रूरी है कि इंसुलिन की शरीर में ज़रूरत क्यों पड़ती है। टाइप 2 डायबिटीज़ में जब आपको डायबिटीज़ हुई तो आपके शरीर में इंसुलिन का स्तर घट के आधा रह गया। नॉर्मल आदमी में जो इंसुलिन का स्तर 100% है और जिस दिन आपको डायबिटीज़ हुई आपके शरीर में इंसुलिन का स्तर आधा रह गया। और अलग अलग लोगों में अलग अलग गति से शरीर में इंसुलिन कम होता जाता है। कुछ लोगों में तो शरीर में इंसुलिन इतना धीरे धीरे कम होता है कि उन्हें कोई गोली दवा की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ थोड़ा जीवन शैली में परिवर्तन करके, भोजन में परिवर्तन करके पूरी ज़िंदगी शुगर कंट्रोल आ जाता है। कुछ लोगों में शुरुआत से ही गोलियां काम नहीं करती और उन्हें इंसुलिन का टीका लेना पड़ता है। पर अधिकतर लोगों में जैसे समय बीतता है शरीर में से इंसुलिन का स्तर धीरे धीरे कम होता जाता है और जैसे शरीर में इंसुलिन का स्तर कम होता है आपको गोलियां बढ़ानी पड़ती है। अधिकतर गोलियां तब तक काम करती है जब तक आपके शरीर में इंसुलिन विद्यमान है। अगर इंसुलिन का स्तर बहुत कम हो गया है तो फिर गोलियां काम नहीं करती। ऐसी स्थिति में आपको इंसुलिन का टीका या इंसुलिन का इस्तेमाल ही करना पड़ेगा। इंसुलिन का नाम सुनते ही कई बार आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, पर मैं आपको समझाऊं, यह विश्वास दिलाऊं कि इंसुलिन लेते हुए आप इतना अच्छा अनुभव करते हैं कि आप कई बार बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने इंसुलिन पहले क्यों नहीं शुरू किया, क्योंकि इंसुलिन के अपने कई फ़ायदे हैं और इंसुलिन लेना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। शुरुआत में आपको झंझट से लगता है, कई बार डर लगता है, लेकिन जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं वो बाद में ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे शरीर में ताकत लग रही है, मुझे बहुत अच्छा कंट्रोल आ रहा है। और इंसुलिन एक प्रकार की दवा है जो कि इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है। आजकल इंसुलिन में कई तरह के बदलाव आ रहे हैं। इंसुलिन लेने के तरीके बदल गए हैं। इंसुलिन बहुत बारीक सुई से दी जाती है, पेन के द्वारा। जैसे हम जेब में पेन रखते हैं, पेन से आपने डायल किया और चमड़ी में लगा दिया। लगभग दर्द रहित पेनलेस इंसुलिन का इंजेक्शन होता है। इसके अलावा सूंघने वाला इंसुलिन जो इनहेलेशन इंसुलिन के नाम से जाना जाता है, और इंसुलिन के पंप्स, एक छोटी सी बैटरी से चलने वाली पंप, मोबाइल से भी छोटे साइज़ की, हम आपके बेल्ट पे लगा देते हैं, और एक बहुत छोटा सा कैन्युला और घोड़े की बाल के बराबर बारीक सुई चमड़ी में प्रत्यारोपित की जाती है और 4-5 दिन में वो बदल दी जाती है। इनमें भी कई प्रकार के नए अनुसंधान हो रहे हैं, नए नए पंप्स आ रहे हैं। आने वाले समय पे हो सकता है कि इंसुलिन की गोलियां आए, ऑटोमेटिक चलने वाले पंप हो, और हम ये अपेक्षा करते हैं कि ऐसे नए नए जो तरीके आएंगे उससे हम आपको और मदद कर पाएँ, आपका ज़िंदगी डायबिटीज़ के साथ और सरल हो पाए। तो जब आपके शरीर में इंसुलिन बनना बिल्कुल बंद हो गया, गोलियां काम नहीं करती और इंसुलिन लेना ही पड़ता है। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देके बताना चाहता हूँ कि हमारे पास एक रेस का घोड़ा है। उस रेस के घोड़े को हमने खूब दौड़ाया। वो घोड़ा 8-10-12 किलोमीटर चल के थक गया। आपने 2-4 चाबुक मारी, घोड़ा और थोड़ा चल गया। फिर 2-4 चाबुक मारी तो घोड़ा चल गया। पर चाबुक खा खा के भी जब घोड़ा इतना थक गया, अब उसमें चलने की क्षमता नहीं है और घोड़ा रुक गया। आप 2-4 चाबुक मारो, घोड़ा और नीचे गिर गया। इस गिरे हुए घोड़े को अब आप कितनी भी चाबुक मार लो, आप इसके अंदर जान नहीं फूंक सकते। तो आपके अंदर जो इंसुलिन बनाने वाली ग्रंथि है, पैनक्रियाज ग्रंथि, उसकी स्थिति भी इस घोड़े के समान हो जाती है। शुरुआत में जब उसके अंदर रस है तो इस गोली रूपी चाबुक को खा के उसमें से रस निकलता है और इंसुलिन रस निकलने से आपका शुगर कंट्रोल आ गया। पर धीरे धीरे जैसे ग्रंथि आपकी थकने लगती है, आपके शरीर के अंदर इंसुलिन का स्तर कम होने लगता है, तो उस रेस के घोड़े की तरह उसे ज़्यादा चाबुक की ज़रूरत पड़ती है, आपको ज़्यादा गोलियां देने की ज़रूरत पड़ती है। पर जब इतनी ज़्यादा गोलियां खा ली कि अब आपका घोड़ा थक गया अंदर, उस ग्रंथि में अगर जान नहीं है तो आप कितनी भी गोली खा लो, उस घोड़े को कितनी भी चाबुक मार लो, अब वो नहीं चलेगा। आपको उस ग्रंथि को रेस्ट देने की ज़रूरत है, उस घोड़े को रेस्ट देने की ज़रूरत है ताकि उसमें वापस जान आए। और ऐसी स्थिति में हम आपको इंसुलिन की सलाह देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि इंसुलिन लेते हुए बहुत बढ़िया कंट्रोल आता है और शुरुआत में जितनी भी मात्रा आपको दी जाती है, कुछ दिनों के अंदर वो ग्रंथि वापस अच्छी स्थिति में आ जाती है और इंसुलिन की ज़रूरत बहुत कम हो जाती है। कई बार इंसुलिन छूट जाता है। तो लोगों का ये सोचना या आपके मन में ये भ्रम होना कि इंसुलिन एक बार लग गया तो छूटेगा नहीं, ये सर्वथा गलत है। इंसुलिन कई बार हम देते हैं और उसे पूर्ण तरह बंद भी कर देते हैं। और इंसुलिन के अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं। शरीर में शुगर या ग्लूकोज का कम हो जाना
या हाइपोग्लाइसेमिया हो जाना ये कठिन परिस्थिति होती है और इसके बारे में जानना, इससे बचना और इसका उपचार करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो स्थिति मैं बताना जा रहा हूँ, इसके बारे में आपको और आपके मित्रों को, आपके साथ जो ऑफिस में काम करते हैं उन लोगों को और आपके परिवार को जानना ज़रूरी है। शुगर कम क्यों हो जाती है? डायबिटिक रोगी में शुगर कम होने के प्रमुख कारण है खाना समय पर ना खाना, खाना कम मात्रा में खाना, यानी आपका लो शुगर होने में कम खाना खाना बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। दूसरा, ज़्यादा व्यायाम कर लेना। तीसरा, आपने समय पे जांच नहीं की। या चौथा, ये किसी अंदर से उत्पन्न होने वाली जटिलता का लक्षण होता है। तो सबसे बड़ी बात जो है, समय पे खाना खाएं। डायबिटिक पेशेंट्स को हम बोलते हैं कि व्रत, रोज़ा और उपवास अगर संभव हो तो ना करें। व्रत, रोज़ा और उपवास से बचें, समय पे खाना खाएं। खाना जो निश्चित समय है उस पर खाएं ताकि आपका शुगर अचानक बढ़े या घटे नहीं। व्यायाम उतना ही करें जितना बताया गया है, उस समय पे व्यायाम करें जब आपको बताया गया है। और दवा में समय समय पे डॉक्टर के कहे अनुसार परिवर्तन करें, समय समय पे जांच करें। कई बार आप जांच नहीं करते और अचानक आपकी शुगर डाउन हो जाती है। कई बार जो है अंदर शरीर में जैसे किडनी खराब हो रही है, तो किडनी खराब होने का पहला लक्षण आता है शुगर कम होना। तो समय समय पे डॉक्टर के कहे अनुसार जाँच कराएँ, कॉम्प्लिकेशंस की जाँच कराएँ। ऐसा करते हुए आप लो शुगर होने से बच सकते हैं। अब लो शुगर होने का कैसे पता चलेगा? आपको कैसे मालूम चलेगा कि आपकी शुगर डाउन हो रही है? शुगर कम होने के जो लक्षण हैं उनमें सबसे प्रमुख तौर पे अचानक तेज़ी से भूख लगने लगना, घबराहट होना, पसीना आना, धड़कन सा लगना, बेचैनी होना और हाथ पैर में कंपन सी आना, ठंडे ठंडे पसीने होकर के आपको लगता है कि कुछ अजीब सा हो रहा है। और ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आपको थोड़ी समझ भी कम हो गई हो, तो आपके जो मेंटल स्टेट है उसमें भी परिवर्तन आता है। हल्का सा सिर में भारीपन आना, बेचैनी होना और मानसिक स्थिति बदलने से आपका व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है। आप बिल्कुल शालीन और अच्छे व्यवहार करने वाले हैं, लेकिन अगर आप अभद्र भाषा बोलने लगे, अजीब से व्यवहार करने लगे, तो ये भी शुगर कम होने के लक्षण होते हैं। ऐसा करते करते कई बार ज़्यादा गंभीर अवस्था में पहुँच जाते हैं। ये जो लक्षण मैंने बताए ये सब वार्निंग सिम्टम्स हैं। ये सब आपको सावधान करने वाले लक्षण हैं। इन्हें पहचान करके आप तुरंत ठीक हो जाएंगे उपचार करके। लेकिन अगर आपने इन लक्षण को नहीं पहचाना या गलती से आपने नहीं ध्यान दिया, तो फिर कई बार धीरे धीरे आप बेहोशी की तरफ आते हैं और कई बार हाइपोग्लाइसेमिक कोमा में पहुंच जाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि इन लक्षणों को आप पहचानें और तुरंत उसका उपचार करें। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण नज़र आते हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर आपके पास समय है, अगर आपके पास साधन है, तो आपको तुरंत जांच करके देख लें। ग्लूकोमीटर से स्वयं जांच करके देख लें कि आपका शुगर का स्तर क्या है। अगर आपका शुगर का स्तर कम है, यानी 70 से नीचे है, 40, 50, 60 पहुंच गया है, तो आपको तुरंत बिना समय गंवाए 25 से 30 ग्राम ग्लूकोज या शक्कर ले लेनी चाहिए। शुगर आप पानी में घोल के ले लें या वैसे ही लेकर के पानी पी लें, या कोई जूस उपलब्ध हो, कोई मीठा उपलब्ध हो तो तुरंत लें। लेकिन प्रेफरेबली शक्कर या ग्लूकोज का इस्तेमाल करें और आप तुरंत ठीक हो जाएंगे। 20 मिनट बाद वापस जांच करके देखिए कि आपका शुगर का स्तर नॉर्मल आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो 20 से 30 ग्राम ग्लूकोज या शुगर और पी लें। और अगर आपके खाने का समय हुआ है तो उस समय खाना खा लें। फिर आप डॉक्टर से मिलिए कि मुझे ऐसा क्यों हुआ, क्या गलती हुई, कुछ दवा में परिवर्तन करना है, खाने में परिवर्तन करना है, व्यायाम में कुछ समय में परिवर्तन करना है, आखिर ऐसा क्या हुआ। डॉक्टर एनालाइज करके बताएगा कि ऐसा इसलिए हुआ और आगे इस परिस्थिति को टालने के लिए आपको ये ध्यान देना जरूरी है। जैसा मैंने बताया, कई बार आप पहचान नहीं पाते और आपका शुगर लो हो गया और आप मूर्छित अवस्था में आ गए, आप बेहोश हो गए, कोमा में आ गए। ऐसे समय पे आपके परिवार वालों की जिम्मेदारी है और जो भी आपके साथी लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि आपा ना खोएं और तुरंत नज़दीकी अस्पताल में जाएं, जहां पे आपको ग्लूकोज चढ़ाने की, नस में ग्लूकोज चढ़ाने की सुविधा उपलब्ध हो। आप जाके कहिए कि इन पेशेंट को डायबिटीज़ है, हो सकता है शुगर डाउन हुई हो, डॉक्टर तुरंत जांच करके पहचान लेगा, ग्लूकोज चढ़ाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर इस बेहोशी की अवस्था को लंबे टाइम तक रखा जाए, आप नहीं पहचान पाए, तो कई बार ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज हो सकता है और बड़ी ख़राब स्थिति आ सकती है। इसलिए इन लक्षण को पहचानना, तुरंत उपचार करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो बचाव के साधन मैंने बताया, समय पे खाना, दवा, समय पे जांच करना, कुछ और चीज़ें, जैसे
आप जेब में या अपने पर्स में, अपने वॉलेट में एक पहचान पत्र रखिए। मधुमेह पहचान पत्र आप डॉक्टर से मांगिए, या फिर एक सिंपल पेपर पे आप लिख लें कि मेरा नाम, मेरा पता, मुझे डायबिटीज़ है, मैं ये दवाइयाँ ले रहा हूँ और मेरे डॉक्टर का नाम, मेरे डॉक्टर का पता ये है। अगर मुझे ऐसी विषम स्थिति में आप पाएँ, अगर मुझे असामान्य व्यवहार करते हुए पाएँ, तो हो सकता है ये डायबिटीज़ या इससे उपयुक्त, इसमें यूज़ होने वाली दवाओं के कोई परिणाम हो और मुझे अपने चिकित्सक के पास पहुंचाया जाए या मुझे नज़दीक अस्पताल में पहुंचाया जाए। ऐसा करते हुए आपको तुरंत मदद मिल जाएगी। बेहोश हो गए व्यक्ति को मुंह से खिलाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए बेहोश हो गए व्यक्ति को मुंह से पानी, ग्लूकोज या कुछ खिलाने की कोशिश ना करें। ऐसा करते हुए सांस की नली में जाएगा और अन्य जटिलताएं पैदा हो सकती है। बचाव के तौर पे आप अपनी जेब में, अपने पॉकेट में, पर्स में, वॉलेट में या ब्रीफ केस में इमरजेंसी के लिए 25-30 ग्राम शुगर क्यूब्स रखें या शुगर का पाउडर रखें, ग्लूकोज का पाउडर रखें या मीठी गोलियां रखें, ताकि कभी ऐसी स्थिति हो तो आप तुरंत उन्हें खा सकें और ऐसी कठिन परिस्थिति से बच सकें। टाइप 1 डायबिटिक में और कई बार टाइप 2 डायबिटिक में इस हाइपोग्लाइसेमिक स्थिति से उपचार के लिए हम ग्लूकागॉन इंजेक्शन का उपयोग भी बताते हैं। तो ग्लूकागॉन इंजेक्शन ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो कि आप स्वयं घर पे अपने रोगी को दे सकते हैं। छोटी सी डॉक्टर से ट्रेनिंग लेने के बाद इमरजेंसी में ये ग्लूकागॉन इंजेक्शन लगा के आपके रोगी का शुगर तुरंत बढ़ जाएगा और कठिन परिस्थिति से आप बच सकते हैं।